भारत की खोज के दूसरे अध्याय तलाश में भारत के अतीत की झांकी भाग के अंतर्गत नेहरू जी कहते हैं कि भारत के अतीत में अवश्य ही ऐसी दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं। यदि हम पिछले 5000 वर्षों का विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि जो भारत में है उसका मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। कभी कभी उनके मन में यह विचार आता कि आखिर भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, इसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया और क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया। विशाल जनसंख्या का देश होने के बाद भी क्या भारत के पास ऐसा कुछ है जिसे जानदार कह सकें। आधुनिक विश्व से इसका तालमेल किस रूप में बैठता है। मन में इस तरह के अनेक विचार होने पर भी वे एक आलोचक की भांति भारत का अतीत जानकर उसका विश्लेषण करके भारत की मजबूती के कारणों को जानना चाहते थे। नेहरू जी ने संपूर्ण भारत के अस्तित्व पर प्रकाश डाला और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इसमें कौन सी विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के घर और गलियों का निरीक्षण करते हैं और बताते हैं कि इनका अस्तित्व 5000 साल पुराना है, किंतु 5000 वर्ष पुराना होने के बाद भी उसकी छाप आज भी आधुनिक भारतीय सभ्यता पर दिखाई देती है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति लगातार परिवर्तनशील और विकासशील रही। चीन, अरब, मध्य एशिया, फारस, मिस्र और भूमध्य सागर के देशों से भारत का उस समय बराबर निकट संपर्क रहा। भारत उनसे प्रभावित भी हुआ और उन्हें प्रभावित भी किया, लेकिन कभी भी अपने सांस्कृतिक आधार को डगमगाने न दिया। नेहरू जी ने भारत में आने वाले विद्वान यात्री जो चीन, पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पूर्वी एशिया, बोरोबुदूर, अंगकोर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जाना। हिमालय पर्वत और उससे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी उन्होंने जाना। हिमालय पर्वत और उसकी गोदी से निकलने वाली विशेष नदियों ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया। भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं तथा दिल्ली और आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी के मन में भारत के अस्तित्व के बारे में नई नई बातें उत्पन्न की। जब वे अपने शहर इलाहाबाद या हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखते तो उन्हें एहसास होता कि हजारों साल पहले उनके पूर्वज भी इस स्नान हेतु आते रहे हैं। उन्हें इस बात पर हैरानी होती कि वह कौन सी ऐसी प्रबल आस्था है जो अनगिनत पीढ़ियों से भारतीयों को इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। उन्हें भारत के अतीत में विद्यमान हर बात का जानकारी होने पर यह एहसास हुआ कि वर्तमान में शिक्षा देती जो भी उनके पास बातें हैं, उन सब की जड़ें भारत के अतीत में छिपी हैं। 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्हें ऐसा लगता जैसे बुद्ध अभी अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। अशोक के पाषाण स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर सभी धर्मों में समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाशता प्रतीत होता। इस प्रकार नेहरू जी प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व की झांकी के द्वारा साफ और स्पष्ट व वर्तमान के धरातल पर सजीव भारतीय कि नेहरू जी का विचार है कि यदि भारत की शक्ति के संस्थानों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज की जाए तो पाएंगे कि यह लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया है। अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहने वाला भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ता चला गया और यूरोप के वे देश जो अत्यधिक पिछड़े थे तकनीक में काफी आगे निकल गए। तकनीक विकास का कारण था विज्ञान के बारे में सचेत होना, साहसिक शक्ति एवं मानसिकता। नई तकनीकों से यूरोप के देशों का सैन्य बल भी बढ़ा, जिससे उनका पूर्व दिशा में अधिकार करना आसान हो गया। सारे एशिया की भी यही दशा थी।
इस काल में भारत के लोगों की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होने लगी। भारत की नवीन खोजों और उत्तम संस्कृति के कारण चर्चित भारत अंधविश्वास व संकीर्ण रूढ़िवादियों में फंस गया, जिसका परिणाम यह निकला कि महासागरों को पार करने पर रोक लगा दी गई, जो भारत की उन्नति में बाधक बना, और मूर्ति पूजा का भी प्रभाव इसी समय बढ़ने लगा। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो जाने से भारत गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि इस समय में विश्व के दूसरे हिस्से निरंतर प्रगति करने लगे। इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि इतना कुछ होने पर भी भारत की मजबूती, दृढ़ता और अटलता को कोई हिला न सका। भारत की आगे बढ़ने की निरंतरता सदैव बनी रही। समय समय पर पुनर्जागरण के कार्य भी चलते रहे। वास्तव में प्राचीन भारत का ढांचा तो पुराना ही रूप में रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियां बदलती रही। प्राचीन भारत का ढांचा तो पुराना ही रूप में रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियां बदलती रही। प्राचीन व नवीन का सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा इस समय बराबर बनी रही, और इसी लालसा ने भारत को गति दी तथा पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। नेहरू जी का सोचना है कि उन्होंने प्राचीन भारत की तलाश हेतु, उसके अस्तित्व को समझने परखने हेतु अनेक वस्तुओं, प्राचीन स्मारकों और कई सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया, किंतु वे उन तत्वों को प्राप्त नहीं कर पाए जिनकी उन्हें तलाश थी। इस समय भारत विचित्र अवस्था में था। भयंकर गरीबी, शासकों द्वारा लोगों का बुरा हाल और समाज में मध्यम वर्ग के आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम सब कुछ बेचैन करने वाला था। इस समय मध्यम वर्ग अपने आप को अंग्रेजों की जंजीरों में कैद और सीमाओं में जकड़ा हुआ समझता था, किंतु वह उनके विरुद्ध जाकर स्वयं तरक्की और विकास करने की इच्छा भी रखता था। यह वर्ग शासन के ढांचे के विरुद्ध न था, क्योंकि वह चाहता था कि अंग्रेजों को हटाकर सत्ता संचालन उसके हाथों में आ जाए। वास्तव में इस सोच का कारण था इस मध्यम वर्ग की पैदाइश इसी ढांचे के कारण होना, क्योंकि वह शुरू से ही देख रहे थे कि अंग्रेजों की नीतियां और शासन संचालन इस तरह का है कि स्वयं उनको उस सत्ता संतुलन को साधने के लिए अंग्रेजों के हाथों से उसे खींचना होगा। इसी क्रम में नेहरू जी पाते हैं कि युवा बुद्धिजीवियों के समक्ष एक ऐसे नए भारत की तस्वीर आने लगी जो दूसरे ढंग का था, अर्थात ग्रामीण भारत। वह भारत अपना ही जीवन जीने में मस्त था, और यह सब नेहरू जी को बड़ा बेचैन कर देता था। नेहरू जी जानते थे कि भारत अपने में सभी विशेषताएं होते हुए भी अधीनता का जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे बार बार असफलता और कमजोरियों का मुंह ताकना पड़ता है। इसका उन्हें दर्द भरा एहसास होता। भले ही लोगों की सोच बदल गई हो, वे भारत की वास्तविकता को जानने का प्रयास न करते हो, तो भी भारत की ग्रामीण जनता हमेशा नेहरू जी को अपनी ओर आकर्षित करती रही। उनमें कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात वे भारत से पूर्णतः जुड़े प्रतीत होते थे। ग्रामीण अभावों में रहते हुए भी भारत की शान थे। जो बात उनमें थी वह भारत के मध्यम वर्ग में न थी। नेहरू जी इस बात से परिचित थे कि भारत की तस्वीर बदल रही है। कुछ तो इस कारण कि 200 वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचार झेलते भारतीय, विशेषकर ग्रामीण भारतीय परेशान हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसे मूल्य और धरोहर बचे थे जो भारत को बहुत सार्थक करते हैं। भारत माता अंश के अंतर्गत नेहरू जी करते हैं। भारत माता अंश के अंतर्गत नेहरू जी ने यह बताया है कि किस प्रकार भारत माता का स्वरूप देश के प्रत्येक भाग के लोगों के लिए अलग अलग था। नेहरू जी जब भारत की बात करते हैं तो उनकी अपनी एक अलग ही विचारधारा। नेहरू जी सभी भारतीय किसानों को यह संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है, हम सब इसी के हिस्से हैं और हमें इसका महत्व समझना होगा। वे जब भी किसी सभा में जाते तो लोगों को बताते कि भारत क्या है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, यह सब एक ही स्वरूप रखता है। उन्होंने ये भी जाना कि भारत के किसानों को लगभग एक सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। सभी समान रूप से
गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार, सभी समान रूप से इनसे जूझ रहे हैं। विदेशी हुकूमत से सभी प्रताड़ित हैं। सभी मिलजुल कर, एक होकर अगर प्रयास करेंगे तभी देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा पाएंगे। इसी समय नेहरू जी किसानों को विश्व बंधुत्व का संदेश देना भी न भूलते। वे बताते कि हम सब विराट विश्व के एक छोटा हिस्सा हैं और हमें भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचना होगा। किसानों से मिलकर नेहरू जी ने जाना कि गांव में रहने वाले किसान प्राचीन महाकाव्यों, गाथाओं, दंत कथाओं अर्थात प्रचलित कथाओं की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा कर चुके थे, अर्थात पूरे भारत की जानकारी रखते थे। किसानों के प्रति नेहरू जी के मन में विशेष प्रेम था। नेहरू जी जब भी किसी सभा में जाते तो सभा में उपस्थित किसानों के स्वर गूंज उठते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेहरू जी भाव विभोर उठते और तुरंत प्रश्न कर देते, इस पुकार का क्या अर्थ है? कौन है भारत माता? कैसी है? तब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते। फिर कोई एक आवाज आती, भारत माता हमारी धरती है, भारत माता नदियां हैं, इस देश के पहाड़ हैं। फिर कोई अपने प्रांत को भारत माता बताने लगता। तब नेहरू जी समझाते कि भारत माता किसी गांव जिले की मिट्टी नहीं, पूरे भारत की मिट्टी भी नहीं, भारत के खेत खलियान, नदियां, पहाड़ भी नहीं, इस देश के प्रत्येक प्रांत में रहने वाले भारतीय भी नहीं, इन सब से मिलकर संपूर्ण भारत भूमि पर स्थित प्रत्येक चीज सब मिलकर भारत माता है। भारत की जनता उसका विशेष हिस्सा है। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय भारत का हिस्सा है और यह विचार उनके दिलो दिमाग में बैठता जाता और उनकी आंखें ऐसे चमकने लगती मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। अब हम अगले अंश भारत की विविधता और एकता के बारे में अगर बात करें तो नेहरू जी ने सोचा कि सदियों से भारत में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भेदभावों के बीच भी सब में एक एकता का सूत्र रहा जिसने इस देश को बांधे रखा। वे कहते हैं कि यह 100% सत्य है कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। संपूर्ण भारत के लोगों में खान पान, रहन सहन, पहनावा, भाषा, शारीरिक मानसिक रूप से विविधता दिखती है, लेकिन फिर भी भारतीय एक हैं। यदि हम उत्तर पश्चिम में देखें तो पाएंगे कि कश्मीर का पठान और सुदूर दक्षिण का वासी तमिल कोई समानता नहीं रखता, लेकिन फिर भी भीतर की भावनाएं समान हैं। ऐसे ही उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में मध्य एशिया की झलक दिखती है और पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इस सब के बावजूद भी पठान पर वैसी छाप दिखाई देती है जैसी किसी तमिल पर। भारत की सीमा के देश भी भारत के साथ एकता दर्शाते हैं। जैसे अफगानिस्तान और चीन भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी तुर्क और दूसरी जातियां इस्लाम के आने से पहले बौद्ध, उससे पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। आज भी स्मारक और मठों के अवशेषों में तक्षशिला के अवशेष मिलते हैं जो 2000 वर्ष पहले अपने प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे। दुनिया भर से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारत के विभिन्न प्रांत, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, कश्मीरी, सभी भाषा भाषी जनता से बसा विशाल मध्य भाग सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बनाए हैं, लेकिन फिर भी सभी के गुण दोष समान हैं। इनकी राष्ट्रीय विरासत एक है। नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी सदा समान रही। कितनी ही विदेशी जातियां यहाँ आई, अपना प्रभाव जमाया, लेकिन कालांतर में वे भी भारतीय संस्कृति में विलीन हो गई। भारतीय मानस में एकता ही सबसे ऊपर रही। तभी तो एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता है, जबकि किसी दूसरे देश में वह परदेशी या अजनबी महसूस करता है। बाहरी जातियों के जो लोग भारत में आकर बस गए, कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद वे भी भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इनके धर्म को अपनाया वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय ही बने रहे। आज भी यदि हिंदुस्तानी ईसाई कहीं चला जाए तो उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इसी तरह
कोई हिंदुस्तानी मुसलमान अगर तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश जहां इस्लाम को मानते हो चला जाए, तब उसे हिंदुस्तानी मुसलमान ही समझा जाता है। नेहरू जी का कहना है कि जब भी वह भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने दूर दूर तक फैले मैदान, उन पर बसे अनगिनत गांव, शहर और कस्बे जहां वे घूमे, वर्षा ऋतु की जादुई बरसात और झुलसी हुई धरती का सौंदर्य, विशाल नदियां, उनमें बहता जल, ठंडा प्रदेश खैबर, भारत का दक्षिण रूप, बर्फीला प्रदेश हिमालय, या वसंत ऋतु में कश्मीर की कोई फूलों से लदी घाटी, अथवा उनके बीच कलकल बहता झरना, ये सब ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें वे सहेज कर रखना चाहते हैं। इसी प्रकार जब नेहरू जी जन संस्कृति के बारे में विचार करते हैं, तब वे बताते हैं कि भारतीयों की गतिशीलता को देखते हुए सब उसका संबंध अतीत से जोड़ना चाहते हैं। पूरे भारत में उन्हें एक समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिलती है, चाहे सभी अलग अलग प्रांतों के लोग हों। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, प्राचीन कथाएं, सभी का मेल इस प्रकार था कि किसी को अलग अलग करना असंभव था। भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत का ज्ञान सभी भारतीयों को है और उसकी हर घटना, उसका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित है। अनपढ़ ग्रामीण लोगों को भी प्राचीन ग्रंथों के सैकड़ों पद याद हैं और उनके उदाहरण वे अपनी बातचीत में प्रयोग करते हैं, नैतिक उपदेश देने में माहिर हैं। इससे नेहरू जी यह सोचते हैं कि यदि उनके मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार है, तो इन किसानों के मन में अपनी तस्वीरों का भंडार है, जो किसी साहित्य से कम नहीं, जिनका आधार भले ही इतिहास कम, प्राचीन ग्रंथ व लोक कथाएं अधिक हैं। इससे नेहरू जी ने एहसास किया कि ग्रामीण अनपढ़ लोग भी बौद्धिक शक्ति रखते हैं, सही गलत का विश्लेषण करने में सक्षम हैं। उन्हें भारत में एक और संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ व्यवहार वाले पुरुष दिखाई देते, तो दूसरी ओर महिलाओं में प्रेम, विनम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ दुख से भरा चेहरा भी दिखता। वे सोचते कि यदि इन लोगों के हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के अवसर हों, तो उन्नति की ओर बढ़ने हेतु वे किसी भी राह पर सक्षम हो सकते हैं। उनका मानना है कि भारत में चारों ओर गरीबी, उससे पैदा होने वाली अनगिनत कठिनाइयां, ये सभी के माथे पर झलकती हैं। सबकी जिंदगी का सुंदर रूप समाप्त हो चुका था, इसी कारण सभी ओर भ्रष्टाचार फैला था, चारों ओर अभाव व असुरक्षा का वातावरण था। लेकिन भारत की असलियत यह थी कि स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति ही प्रबल थी, अर्थात हर हालत को समान रूप से सहन करने की शक्ति संपूर्ण भारतीयों में थी। भारतीय सांस्कृतिक विरासत की देन विनम्रता और बलवंत साथ हजारों वर्षों से भारत की धरोहर रही, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा नहीं पाया। अंत में नेहरू जी कहते हैं कि उनकी दृष्टि में यही सत्य है कि भारत को कितने ही दौरों से चाहे गुजरना पड़ा हो, लेकिन इसके आधारभूत तत्वों को कोई हिला नहीं पाया।